So first experiment, unethical experiment that was conducted in the history of psychology is मिलग्राम शॉक एक्सपेरिमेंट। मिलग्राम शॉक एक्सपेरिमेंट के अंदर जो सब्जेक्ट था उसको इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता था। तो इसमें बेसिकली एक एक्सपेरिमेंटर था, एक सब्जेक्ट है और दूसरा वो सब्जेक्ट है जो बेसिकली फेक टेस्ट सब्जेक्ट जिसे कहते थे, जो अम, जिसको शॉक दिया जाता। ऑल्दो वो फेक था, ठीक है, वो प्रिटेंड करता था कि उसे पेन फील हो रही है, लेकिन सब्जेक्ट को ये पता था, ये वाला जो सब्जेक्ट है, कि सच में उसको शॉक दिया जा रहा है। अब एक्सपेरिमेंटर जो है वो पार्टिसिपेंट्स को अर्ज करता था, उनको मोटिवेट करता था और उनको बार बार ये कहता था कि आपने उसको शॉक देना है जब वो रॉन्ग आंसर करे। अब ये जो सब्जेक्ट है ये कुछ क्वेश्चन पूछता था फेक टेस्ट सब्जेक्ट से, और जब उस फेक टेस्ट सब्जेक्ट रॉन्ग आंसर करता था तो इसने उसको इलेक्ट्रिक यहाँ से बटन प्रेस करके उसको इलेक्ट्रिक शॉक देना होता था, और ये प्रिटेंड करता था, ठीक है, कुछ ऐसे साउंड्स निकालता था, प्रिटेंड करता था कि बाकी चाहे वो उसको शॉक दे या उसको पेन फील हो रही है। ऑल्दो इसको पेन फील नहीं हो रही थी, इसको शॉक नहीं दिया जा रहा था। बेसिकली ये सारा एक्सपेरिमेंट इसलिए कंडक्ट किया गया कि मिलग्राम ये देखना चाहता था, यहाँ पे मिलग्राम एज एक्सपेरिमेंटर काम कर रहा था। तो मिलग्राम ये देखना चाहता था कि ये जो ओबीडियंस लॉस हैं इसको किस तरह से फॉलो किया जाता है। क्या जो है वो सब्जेक्ट जो है वो, अगर वो चीज़ गलत भी है लेकिन वो एक्सपेरिमेंटर की ओबीडियंस की वजह से या हायर अथॉरिटी की ओबीडियंस की वजह से वो रॉन्ग डूइंग भी कर देगा, राइट एंड रॉन्ग को वो फॉलो नहीं करेगा, और किस तरह से वो जो है वो जो हायर अथॉरिटी हायर फिगर कह रहा है उसके ऑर्डर्स को वो ओबे कर रहा है। तो सब्जेक्ट ने भी यही किया कि जो एक्सपेरिमेंटर कहता जाता कि इसको शॉक देना है उसको वो प्रेस करता जा रहा था। तो इस एक्सपेरिमेंट में बहुत से बाद में क्वेश्चन राइज हुआ कि इसमें बहुत सारे एथिकल जो कोड्स हैं उनको वायलेट किया जा रहा है। इसमें जो अथॉरिटी फिगर था, जो एक्सपेरिमेंटर था, सब्जेक्ट ये समझ रहा था कि वो ट्रस्ट वर्दी है, जो वो कह रहा है हमने वही करना है। और उसको ये भी एक वो क्यों इलेक्ट्रिक शॉक दे रहा था, वो इस वजह से भी कि शायद ये इसके पीछे कुछ साइंटिफिक रीज़न है, शायद ये उसके अच्छे के लिए हो, शायद इससे उसकी मेमोरी इम्प्रूव हो, ठीक है। तो उसको एक तो ट्रस्ट वर्दी अथॉरिटी फिगर ट्रस्ट वर्दी भी होता है जिसकी वजह से उसके हर ऑर्डर को फॉलो किया जाता है। दूसरा ये कि ये भी एक उसमें आ जाती चीज़ कि शायद इसलिए उसने ऑर्डर को फॉलो किया है कि ये साइंटिफिक इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीज़न भी हो सकती है। थर्ड चीज़ इन ऑर्डर को फॉलो करने की यही थी कि सब्जेक्ट क्यों एक्सपेरिमेंटर के ऑर्डर को फॉलो कर रहा था कि इफ़ एनीथिंग बैड हैपन द रिसर्चर वुड बी टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें सब्जेक्ट तो एज ए सब्जेक्ट एक्ट कर रहा है, अगर हमारे फिक्स साइज सब्जेक्ट को कुछ हो जाता है इस सब्जेक्ट को तो उसकी फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सपेरिमेंटर की होगी, क्योंकि सब्जेक्ट तो सिर्फ इसके ऑर्डर को जो है वो ओबे कर रहा है, उसकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो तीन डिफरेंट हम कह सकते हैं कि रीजंस हैं जिसकी वजह से जो है वो सब्जेक्ट जो है वो इस फेक टेस्ट सब्जेक्ट को शॉक दे रहे हैं रॉन्ग आंसर करने पे। नेक्स्ट है स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट। ये भी काफ़ी फेमस है। ये जो जिम्बार्डो का एक्सपेरिमेंट है, फिलिप जिम्बार्डो ने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर, और उसने इस एक्सपेरिमेंट के लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के जो डिपार्टमेंट था, साइकोलॉजी डिपार्टमेंट, उसकी बेसमेंट में एक प्रिजन टाइप अरेंजमेंट बनाई थी। ये एक्सपेरिमेंट जो है वो 2 वीक्स के लिए था, और इसमें लोगों को सिलेक्ट किया गया, बहुत सारे लोगों को विलिंगली वॉलंटरली लोगों को सिलेक्ट किया गया, और लोगों ने खुद इसमें पार्टिसिपेट करना चाहा। इसके बदले उनको कुछ अमाउंट भी पे की जाती थी, और इसके साथ साथ जो है वो जो कंट्री सेलेक्ट किए गए उसमें मेक श्योर किया गया कि वो एक हेल्दी माइंड के लोग हों, ठीक है, एक हेल्दी पर्सनैलिटी के, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के लोग हों। तो उन लोगों को जो है वो सॉर्ट आउट किया गया जो पॉपुलेशन थी उसमें से। ये इन बहुत ज़्यादा इनफेमस एक्सपेरिमेंट है, बहुत ज़्यादा इस पे क्वेश्चन भी राइज हुआ, क्योंकि वो लोग जो 2 वीक्स तक, इवन के ये जो है 2 वीक्स का था लेकिन ये 6 डेज़ में ही टर्मिनेट हो गया, क्योंकि हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो गए थे कि जो प्रिजनर हैं वो जो फेक प्रिजनर थे, हालांकि वो खुद में खुद को प्रिजनर समझना शुरू हो गए, और जो उनके वार्डन थे वो भी उनका सेम बिहेवियर उनने रखा जो रियल में वार्डन होते हैं, और इस तरह यानी प्रॉपर जो है वो एक प्रिजन टाइप इन्वायरमेंट बन गया, जिसकी वजह से वो लोग मेंटली जो है वो उससे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुए, जिसकी वजह से इस एक्सपेरिमेंट को 6 डेज़ के अंदर ही टर्मिनेट करना पड़ा। इसमें 24 लोगों को सिलेक्ट किया गया 14 डेज़ के लिए, और उनको $15 पर डे जो है वो पे किया जाता था। वो जो लोगों ने जिन लोगों ने इस एक्सपेरिमेंट में जो है वो पार्टिसिपेट किया था।
उसमें 12 गार्ड बन गए और 12 ही प्रिजनर बन के, गार्ड या वार्डन जो उसके बाहर प्रिजन के बाहर खड़े होंगे, और हर प्रिजनर जो है उसको उसके नाम के बजाय जो है वो पहले सबसे पहले उनको प्रॉपर जिस तरह अरेस्ट किया जाता है उनको अरेस्ट किया गया पब्लिक के सामने, और फिर अरेस्ट करके उनको जो है वो जो उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर एक प्रिजनर टाइप बनाया था वहाँ पे ले जाया गया और सबको अलग अलग रखा गया, और अलग अलग जो है वो उनको नंबर भी दिए गए, लाइक 12 थे तो हर एक के ऊपर 1 2 3 4 इस तरह से नंबरिंग भी उनको दी गई। और हर जो रूम है उसके बाहर जो है वो एक गार्ड था, तो 12 गार्ड थे और 12 ही प्रिजनर थे। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि एक एक्सपेरिमेंट ने बहुत ज़्यादा इसके लॉज को वायलेट किया गया, लोग जो प्रिजनर थे उनकी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होना शुरू हो गई, जिसकी वजह से इस एक्सपेरिमेंट को जो है वो टर्मिनेट करना पड़ा विद इन 6 डेज़। इसमें कुछ रूल्स भी फॉलो किए गए, लाइक क्या रूल्स फॉलो करने थे, जो वार्डन्स थे या गार्ड्स थे कि वो किसी को हिट नहीं कर सकते, वो किसी को जो है वो किसी के लिए ज़्यादा देर के लिए 1 आवर से ज़्यादा उसको डिटेन या कोई पनिशमेंट 1 आवर से ज़्यादा उसको नहीं दे सकते। बट इन रूल्स को वायलेट किया जो वार्डन थे, जिनको इज़ अ फेक वार्डन थे, ऑब्वियसली वो एक्सपेरिमेंट पार्टिसिपेट करते बट वो रियल वार्डन्स की तरह उन्हें बिहेव करना शुरू कर दिया, रियल जो गार्ड्स हैं उनकी तरह बिहेव करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से प्रिजनर ने भी रियल प्रिजनर की तरह फील करना शुरू कर दिया और उनकी मेंटल हेल्थ बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट हुई, जिसकी वजह से इस एक्सपेरिमेंट को 6 डेज़ में विद इन अ वीक ही टर्मिनेट कर दिया गया। और ये देखा गया कि आल्दो कि उनको मना किया गया था आपने फिज़िकली साइकोलॉजिकल अब्यूज़ नहीं करना, लेकिन जो गार्ड थे उन्होंने जो प्रिजनर हैं फिज़िकल भी अब्यूज़ किया और साइकोलॉजिकल भी उनको अब्यूज़ किया। तो इस तरह के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए जिसमें एथिकल कोड को फॉलो नहीं किया था, जिसकी वजह से ज़रूरत महसूस हुई, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने ये नीड फील की कि एक कोड ऑफ कंडक्ट पब्लिश होना चाहिए जो सारे रिसर्चर्स साइकोलॉजिस्ट फॉलो करेंगे, सारे प्रोफेशनल्स को वो फॉलो करने होंगे, ताकि इस तरह की कोई भी जो है वो मिस हैपनिंग ना हो सके, या हम जो सब्जेक्ट की जो मेंटल हेल्थ है या सब्जेक्ट की जो प्राइवेसी है, राइट टू प्राइवेसी और बहुत सारे राइट्स हैं उसको हम इंश्योर कर सकें और एथिक्स को प्रॉपरली फॉलो करें। ये नहीं कि एक्सपेरिमेंट के नाम पे हम कुछ भी करते रहें अपने सब्जेक्ट के साथ। सो अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने कुछ कोड ऑफ कंडक्ट पब्लिश किए और सबसे पहले उसमें कोड ऑफ कंडक्ट है, ये हम कह सकते हैं कि एथिकल कोड में सबसे पहला जो एथिक्स है दैट इज़ इन्फॉर्म्ड कंसेंट, देन है एनॉनिमिटी, प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म, कॉन्फिडेंशियलिटी, डीब्रीफिंग एंड कम्युनिकेट रिजल्ट्स ऑफ द स्टडी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इन्फॉर्म्ड कंसेंट की। इन्फॉर्म्ड कंसेंट का मतलब ये है कि जो आपके पार्टिसिपेंट हैं, जो रिसर्च के पार्टिसिपेंट हैं वो वॉलंटरली पार्टिसिपेट करें। ऐसा तो नहीं है कि आप उनको मजबूर कर रहे हैं अपने एक्सपेरिमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो अपनी मर्ज़ी से अगर वो पार्टिसिपेंट में जो एक्सपेरिमेंट है उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं करना चाह रहे तो वो किसी भी टाइम पे उसको एक्सपेरिमेंट को बीच में भी छोड़ के जा सकते हैं। तो उनसे एक एग्रीमेंट साइन करवाया जाता है, इन्फॉर्म्ड कंसेंट फॉर्म साइन करवाया जाता है, जहाँ पे वो अपनी हम कह सकते हैं कि विलिंगनेस शो करते हैं कि वो वाकई इस एक्सपेरिमेंट के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो पार्टिसिपेंट नो द पर्पस, इन्फॉर्म कंसेंट से पहले उनको एक्सपेरिमेंट का पर्पस पता होना चाहिए, बेनिफिट हैं, क्या रिस्क हो सकते हैं, उन्होंने क्या चीज़ करनी है, ठीक है, फंडिंग बिहाइंड द स्टडी बिफोर दे एग्री और डिक्लाइन। तो एग्री करने से पहले हम ऐसे नहीं करना कि हम सिर्फ पूछें कि आप एग्री हैं या नहीं, हमने उनको डी ब्रीफिंग भी करनी होती है, उनको एक्सपेरिमेंट का एक्सप्लेन भी करना होता है। उसके बाद जो है वो अगर वो एग्री कर रहे हैं हर चीज़ जानने के बाद तो वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अगर वो नहीं करना चाहे तो हम उनको मजबूर नहीं कर सकते। तो इन्फॉर्म कंसेंट पहला एथिक्स है एक्सपेरिमेंट का। नेक्स्ट है एनॉनिमिटी। एनॉनिमिटी का मतलब है या एनॉनमस का मतलब है कि हम उसकी जो आइडेंटिटी है उसको रिवील नहीं करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक्सपेरिमेंट में अगर उसको पार्टिसिपेट करवा भी रहे हैं तो हम उसका नाम नहीं उससे पूछेंगे, अगर क्योंकि नाम यूजुअली एक्सपेरिमेंट में हमें नहीं चाहिए होता, तो हम एज चाहिए होती है या हमें जेंडर मालूम करना होता है, एज है या फैमिली स्टेटस क्या है, जॉइंट न्यूट्रल फैमिली, इस तरह की कुछ हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए होती है।
तो हम उससे अगर नाम, आइडेंटिटी वगैरह या उसका एड्रेस वगैरह ना पूछें तो वो रिसर्च में इतना मैटर नहीं करता। तो जो चीज़ें हमने बहुत ज़्यादा रिक्वायर नहीं है तो हमें वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी, जो इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट कर रहे हैं आपने उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन रखना, उसकी इन्फॉर्मेशन को किसी के साथ शेयर नहीं करना। तो रिसर्चर डोंट नो द आइडेंटिटीज़ ऑफ पार्टिसिपेंट, तो उन्हें आइडेंटिटीज़ जानने की ज़रूरत भी नहीं होती, नेम और ये कहाँ रहते हैं ये वगैरह, बस उनकी एज और बाकी जो रिसर्च में चीज़ें रिक्वायर होती हैं वो उनसे कलेक्ट करनी होती हैं। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म। अगर कोई रिसर्च कंडक्ट की जा रही है, फॉर एग्जांपल जो है वो एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें स्मोक का यूज़ किया जा रहा है, तो पहले हमें मेक श्योर करना है कि हम इस तरह के एक सब्जेक्ट ना लें जिनको पहले ही सांस का प्रॉब्लम है, एस्थमा का या कोई भी ऐसा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो उनका मसला ट्रिगर हो सकता है। तो हमें उनको इसलिए पहले उनको डीप ब्रीफिंग करके एक्सप्लेन करना होता है कि क्या रिस्क हैं, और ताकि जो है वो बाद में कोई इस तरह का जो मिसहैप है, कोई भी इस तरह का इशू राइज ना हो और वो खुद वॉलंटियरली इसमें पार्टिसिपेट करें। सो फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड ऑल टाइप ऑफ हार्म आर केप्ट टू एब्सोल्यूट। कोई भी इस तरह का हार्म, जिस तरह जिम्बार्डो के एक्सपेरिमेंट के अंदर उनको साइकोलॉजिकल हार्म भी हुआ, प्रिजनर्स को फिजिकल हार्म भी किया गया, उनको मारा पीटा गया गार्ड्स ने, और उनको साइकोलॉजिकली भी अब्यूज़ किया, उनको टॉर्चर किया, जिसकी वजह से वो एक रियल प्रिजनर की तरह फील करना शुरू कर दिया उन्होंने। तो इस तरह के जो साइकोलॉजिकल हैं, फिजिकल हैं, दोनों तरह के हार्म जो है या सेक्सुअल है, किसी भी तरह का हार्म उनको एक्सपेरिमेंट के अंदर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है कॉन्फिडेंशियलिटी। जो इन्फॉर्मेशन आपने उनसे ली है अपने रिसर्च के पर्पज़ के लिए, उसको आपने किसी से शेयर नहीं करना। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एग्रेशन के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं और आपने डिफरेंट लोगों से डाटा कलेक्ट किया है, तो आपने उनके डाटा को आप आगे लोगों को नहीं बताएंगे। वो इन्फॉर्मेशन जो उन्होंने आपसे शेयर की है कि वो क्या फ़ील करते हैं या उनकी पर्सनैलिटी कैसी है या वो कब एग्रेसिव होते हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन उन्हें रिसर्च पर्पस से शेयर की है, आपने उनको किसी भी उनके फ्रेंड से, अपने फ्रेंड से, किसी से भी शेयर नहीं करना। जस्ट अगर आप अपने किसी को बताना चाहते हैं, जर्नल आप डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप विदाउट कोटिंग द पर्सन नेम आप उस चीज़ को, उस केस को कहीं कोट कर सकते हैं, लेकिन आपने उनकी आइडेंटिटी को कहीं भी रिवील नहीं करना, उनकी इन्फॉर्मेशन को हिडन रखना है फ्रॉम एवरीवन एल्स। ठीक है, अपने सराउंडिंग से भी और उनके जानने वालों से भी आपने इंफॉर्मेशन को जो है वो हाइड करना है, हम कह सकते हैं कि कॉन्फिडेंशियल रखना है, उनको उसको शेयर नहीं करना। आपने अक्सर देखा होगा कि जो लेटर्स होते हैं, ऑफिशियल लेटर्स वगैरह होते हैं, उनके ऊपर रेड कलर से लिखा होता है वेरी कॉन्फिडेंशियल। इसका मतलब ये है कि ऐसा लेटर है जो कोई भी ओपन नहीं कर सकता, ये सिर्फ जो हमारे पास, हम कह सकते हैं कि जिसको रिसीव होना है वही इसको ओपन करेगा और वही इसका रिप्लाई करेगा या वो इसको रीड कर सकते हैं। तो इन्फॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखना है, उनकी प्राइवेसी को इंटैक्ट रखना है और उस प्राइवेसी के जो राइट ऑफ प्राइवेसी है उसको वायलेट बेसिकली नहीं करना। सो कॉन्फिडेंशियलिटी में हमारा राइट ऑफ प्राइवेसी भी आ जाता है। नेक्स्ट है डी ब्रीफिंग। ये भी एक रिसर्च एथिक्स है कि आपने अपने सब्जेक्ट्स को, अपने जो आपके पार्टिसिपेंट्स हैं उसको एक्सपेरिमेंट के बारे में बताना है। बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ एक्सपेरिमेंट रिस्क फैक्टर के बारे में बताना है, आपने सारा प्रोसीजर उनको एक्सप्लेन करना है। ये उनको बताना है कि इसमें रिसर्च में कितना टाइम लगेगा, ठीक है, और कितना टाइम रिक्वायर है या क्या क्या प्रोसीजर्स करने हैं, वो सारा आपने जो है वो अपने पार्टिसिपेंट से शेयर करने होते हैं। दैट इज़ कॉल्ड बेसिकली डी ब्रीफिंग। नेक्स्ट है कम्युनिकेटिंग द रिज़ल्ट ऑफ स्टडी। अच्छा, डी ब्रीफिंग के बाद आपने उनके रिज़ल्ट, डी ब्रीफिंग तो पहले होगी रिसर्च से पहले, लेकिन रिसर्च कंडक्ट करने के बाद जो रिसर्च के रिज़ल्ट्स आए हैं वो भी आप शेयर करेंगे अपने पार्टिसिपेंट्स से। रिसर्च के रिज़ल्ट्स को, ओवरऑल जो रिज़ल्ट आए हैं, क्या कोरिलेशन रिग्रेशन आया, वो सारा भी आपने अपने जो है वो शेयर करना होगा अपने पार्टिसिपेंट्स से, ताकि उनको पता चले कि जो रिसर्च कंडक्ट, उस रिसर्च का क्या पर्पस था और उसके क्या रिजल्ट्स आए हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन भी आपने उनको ईमेल करके एट द एंड ऑफ द रिसर्च आपने शेयर करनी होती है।